नमस्कार बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अपनों की भाषा, सपनों की भाषा, हमारी हिंदी भाषा। सब पढ़ें, सब बोलें, सब सीखें और सभी गर्व करें। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा हाल ही में जो नवीनतम पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है कक्षा 9वीं का, उस पाठ्यक्रम में पहली बार लघु कथा लेखन को शामिल किया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने इस लघु कथा लेखन के लिए 5 अंक निर्धारित किए हैं। तो इस तरह से आपके लेखन कार्य के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, पत्र लेखन के साथ साथ लघु कथा लेखन भी सम्मिलित है और जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग चलते हैं लघु कथा लेखन का अध्ययन करने के लिए। लघु कथा लेखन है क्या? जो हम कहानियाँ अपनी दादी से, नानी से, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, जिन कहानियों को हम सुनते थे, जिन छोटी छोटी कहानियों को हम याद कर लेते थे उनके सुनाने पर ही, ऐसी उन कहानियों को जब हम लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं या लिखते हैं तो वह हमारी कहानी लघु कथा लेखन के नाम से जानी जाती है। तो लघु माने होता है छोटी और कथा का तात्पर्य होता है कहानी। लघु कथा का शाब्दिक अर्थ होता है छोटी कहानी। लघु कथा का लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। इसमें मानव जीवन की कोई एक घटना या परिस्थिति का वर्णन किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न यह बनता है कि लघु कथा के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो लघु कथा के निम्नलिखित अंग हैं जिन्हें हम तत्व कहते हैं। पहला है आपका कथा वस्तु या कथात्मकता, दूसरा है पात्रानुकूल संवाद, तीसरा है रोचकता, चौथा है कल्पना शक्ति का उपयोग, पांचवा उद्देश्य, छठा शीर्षक और सातवां पात्र। इस तरह से ये निम्नलिखित लघु कथा के तत्व हैं। कथा वस्तु या कथात्मकता, कथा वस्तु के बिना कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर हमें कोई कहानी लिखना है किसी विषय पर तो उसके लिए हमारे पास कथा वस्तु का होना बहुत ही जरूरी है। अतः जो कथा वस्तु है यह लघु कथा का सबसे अनिवार्य और प्रमुख अंग है। इसके बाद दूसरा है पात्रानुकूल संवाद। लघु कथा को लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो संवाद हैं वो पात्र के अनुकूल होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे संवाद कहानी को नाटकीयता प्रदान करने में समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं। तीसरा जो इसका तत्व है वह है रोचकता, यानी कहानी को सदैव रोचक शैली में लिखना चाहिए ताकि कहानी के शुरू से लेकर के अंत तक उसमें रोचकता बनी रहे और कहानी के अंत तक पाठक की जिज्ञासा बनी रहना बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। इसके बाद अगला जो इसका तत्व है वह है कल्पना शक्ति का उपयोग। कहानी कल्पना पर ही आधारित होती है, यानी कहानी लिखते समय हम कल्पनाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं तो कहानी कल्पना पर भी आधारित हो सकती है जो पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित करे। प्रत्येक कहानी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, इसलिए हमें इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि लघु कथा लेखन जो हम लिख रहे हैं इसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर हो। तो प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कहानी के अंत में कोई संदेश जरूर छिपा रहता है। शीर्षक, कहानी का शीर्षक छोटा और रोचक होना चाहिए, जैसे दो बैलों की कथा, सारस और हंस। पात्र कहानी में 2 से 3 ही होने चाहिए, अधिक पात्र नहीं होने चाहिए। अधिक पात्र होने से वह कहानी फिर एकांकी या नाटक का स्वरूप धारण कर लेती है। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि कहानी में
पात्रों की संख्या 2 से 3 ही होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों, हम आगे यहाँ बात करते हैं कि कहानी लेखन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, यानी कहानी लेखन को हम किन किन विधियों से लिख सकते हैं। तो कहानी लिखने से छात्रों में सबसे पहला जो लाभ होता है वह है सृजनात्मक शक्ति का विकास। सृजनात्मक शक्ति का विकास कहानी लिखने से बच्चों के अंदर अधिक से अधिक होता है। लघु कथा या कहानी लेखन की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। नंबर 1, कहानी की सहायता के आधार पर कहानी लिखना। किसी कहानी को हम आधार लेकर के जो एक उस पर नई कहानी लिखते हैं, वह हमारी एक कहानी लिखने की विधि होती है। तो पहली विधि है कहानी की सहायता के आधार पर दूसरी कहानी को लिखना। दूसरा, रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। रूपरेखा एक दी हुई होती है जिसे हम संकेत बिंदु के नाम से भी जानते हैं, और उसी के आधार पर कहानी को लिख देना। नंबर 3, अपूर्ण कहानी को लिखना। एक कहानी दी होती है जिसमें बीच में डॉट डॉट होते हैं, आपको उन रिक्त स्थान की जगह पर उचित शब्द को लिख करके उस कहानी को पूरा करना। तो कहानी लिखने की तीसरी विधि यह है। चौथी विधि है कहानी लिखने की चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और उस चित्र को देख करके उस चित्र के आधार पर आपको अपने मन से, अपने विचार से आपको अपनी कहानी लिखना है। तो चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। तो इस तरह से जो कहानी लेखन है वह निम्नलिखित 4 विधियों से लिखी जाती है। नंबर 1, सहायता, कहानी की सहायता के आधार पर कहानी लिखना। नंबर 2, रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। नंबर 3, अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। नंबर 4, चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। तो इस तरह से हम इन निम्नलिखित 4 विधियों से कहानी को लिख सकते हैं। इसके बाद आगे कुछ और बातें हैं। दी हुई रूपरेखा या संकेत के आधार पर कहानी का विस्तार करें। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। कहानी संक्षिप्त और अनावश्यक रूप से विस्तृत नहीं होनी चाहिए। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद कहानी के प्रकार। कहानी के कितने प्रकार होते हैं, हम कहानी को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो बेटा जी, कहानी एक ऐसी विधा है गद्य की जिसे आप विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। आकार, कथानक, शैली, उद्देश्य, महत्व, मनोभाव, आवश्यकता आदि के आधार पर कहानी का विभाजन अनेकानेक प्रकार से किया जा सकता है। कहानी के प्रकार, भेदों का विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, पशु पक्षियों की कहानियां, जैसे खरगोश और शेर, सूरज, चांद आदि प्रकृति पर आधारित कहानियां, भूत प्रेतों की डरावनी कहानियां, बाल जगत की कहानियां, कपोल कल्पित घटना प्रधान कहानी, परियों आदि दूसरे लोक की कहानी, राजाओं, रानियों, दानव आदि की पौराणिक कहानी, सामाजिक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, विज्ञान जगत से संबंधित कहानी, हास्य विनोद की, जोकरों, मस्खरों की कहानी, किसी घटना विशेष से संबंधित कहानी, युद्ध संबंधी कहानियाँ, निर्जन स्थानों, रेगिस्तान, सागर, अंतरिक्ष से संबंधित कहानी, रोमांटिक कहानी, यात्रा से संबंधित विवरणात्मक कहानी, किसी ऐतिहासिक चरित्र से संबंधित वर्णनात्मक कहानी, किसी स्थान, अंचल अथवा प्रांत विशेष की आंचलिक कहानी, गंभीर भावों को व्यक्त करने वाली कहानी, दूसरी भाषाओं से अनुदित कहानी। इस तरह से हम निम्नलिखित प्रकार से कहानी को लिख सकते हैं। परीक्षा में कहानी लेखन से संबंधित प्रायः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेटा, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो सीबीएसई बोर्ड है वह आपके पाठ्यक्रम में प्रायः 4 प्रकार के ही
लघु कथा लेखन से संबंधित प्रश्न पूछती है। जैसे किसी दिए गए शीर्षक के आधार पर कहानी लिखना। आपको शीर्षक दे दिया जाएगा और उस पर कहा जाएगा कि आप निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। नंबर दूसरा, चित्र दे दिया जाएगा कि आप निम्नलिखित चित्रों को देख करके इस चित्र के आधार पर आप एक कहानी का निर्माण करके कहानी लिखिए। नंबर 3, दिए गए संकेत के आधार पर कहानी लिखना। कहानी का शीर्षक दे दिया जाएगा, उसके बाद उसके नीचे संकेत बिंदु दिए रहेंगे। आपको उन संकेत बिंदुओं के आधार पर अपनी कहानी को लिखना होगा। नंबर 4, दी गई अधूरी कहानी को पूरा करना। आपको जो है एक कहानी दी जाएगी जिस कहानी के बीच बीच में रिक्त स्थान होंगे। उन रिक्त स्थानों पर आपको उचित शब्दों का प्रयोग करके उस अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। तो परीक्षा में इस तरह से 4 प्रकार से लघु कथा लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कहानी लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें किसी दिए गए शीर्षक के आधार पर कहानी लिखना, चित्र को देखकर कहानी लिखना, दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना, दी गई अधूरी कहानी को पूरा करना। कहानी लेखन से संबंधित कुछ आवश्यक बातें जो हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कहानी लेखन लिखते समय हमें किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि संकेतों के आधार पर कहानी लिखनी हो तो इन संकेतों को देखिए और पढ़िए तथा कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा बना लीजिए। यह रूपरेखा संकेतों के क्रम के अनुसार होनी चाहिए। कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए। कहानी में प्रत्येक संकेत का भाव आ जाना चाहिए। कहानी का प्रारंभ तथा अंत रोचक होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सुगम तथा मौलिक होनी चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख किया जाना चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जाती है। हमें इस बात का बेटा जी ध्यान रखना है कि जो भी कहानी हम लिखते हैं वह कहानी हमारी सदैव भूतकाल में होती है और किसी भी कहानी का कुछ ना कुछ हमें उसका उद्देश्य होना चाहिए और किसी भी कहानी के अंत में उसकी एक कोई ना कोई शिक्षा निकलनी चाहिए कि इस कहानी को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस कहानी को पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिलती है। कहानी की भाषा सरल, सुगम और मौलिक होनी चाहिए। कहानी का प्रारंभ और अंत रोचक होना चाहिए। कहानी में प्रत्येक संकेत का भाव आ जाना चाहिए और कहानी आपकी संक्षिप्त होनी चाहिए। यह स्वरूप रेखा संकेत के क्रम के अनुसार भी होनी चाहिए। इस तरह से हमें कहानी लेखन से संबंधित कुछ आवश्यक इन बातों का ध्यान रखना होगा। कहानी लेखन की जो शब्द सीमा है वह 100 शब्द से लेकर के 120 शब्द तक होनी चाहिए, यानी आप 20 से 22 पंक्ति तक आप कहानी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रस्तुत कहानी को अपनी कल्पना से पूरा कीजिए। रीटा ध्यानपूर्वक अध्यापिका की बात सुन रही थी। वे कह रही थी हमें ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ले आए। उसे रह रहकर अपनी दादी की याद आ रही थी जो हर समय से निराश दिखाई देती थी। घर लौटकर वह गुमसुम कुछ सोच रही थी। तभी पिताजी ने आकर कहा कल हम सब मॉल जाएंगे। एकाएक रीटा दादी के कमरे की ओर दौड़ी और वहां उनके साथ कुछ खेल खेलने लगी। रीटा ने कहा दादी देखो क्या आपको यह खेल आता है। दादी ने कहा क्यों नहीं, और वह भी उसके साथ कदम से कदम आगे पीछे बढ़ाने लगी। अगले दिन जब पिताजी गाड़ी में बैठकर सभी लोगों को पुकार रहे थे तो रीटा दादी को तैयार कर ला रही थी। इतने वर्षों के बाद अपने बच्चों के साथ दादी बाहर जा रही थी तो उनके चेहरे की प्रसन्नता आज देखते ही बनती थी।
सब सोच रहे थे दादी एस्केलेटर पर कैसे चढ़ पाएंगी, मुश्किल होगा। लेकिन सबने देखा दादी रीटा के साथ कदम ताल करती हुई बड़े आराम से उन सीढ़ियों पर चढ़ गई। पिताजी मन ही मन हैरान और प्रसन्न हो रहे थे। जो काम वह ना कर सके उनकी बेटी रीटा ने कर दिखाया। तो इस तरह से बेटा जी शुरू में आपको यहाँ पर संकेत बिंदु दिए गए हैं प्रश्न के रूप में। उसके बाद जो इसका द्वितीय भाग है उसमें जो है इस कहानी को पूर्ण रूप से किया गया है। तो आपको इस तरह से इस कहानी को अपनी कल्पना के माध्यम से पूरा करना है। इसके बाद जो कहानी का दूसरा स्वरूप है वह है चित्रों को देखकर कहानी को पूरा कीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी की कहानी। यह कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक कौवा कहीं से जो है एक रोटी लेकर के आता है और वृक्ष की डाल पर बैठ करके वह उस रोटी को खाने के लिए जैसे ही तैयार होता है इसी बीच एक चालाक लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी जैसे ही कौवे के मुंह में रोटी देखती है उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह जो है कौवे से रोटी को खाने की युक्ति सोचती है। वह कौवे की झूठी प्रशंसा करने लगती है और कौवा अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर के बहुत खुश होता है। जैसे ही लोमड़ी उससे कहती है कि भैया आप तो बहुत सुंदर गाना गाते हैं, क्या आप मुझे एक गाना गाकर सुनाएंगे। कौवा चूंकि उसकी इतनी प्रशंसा लोमड़ी पहले से ही कर देती है कि वह बहुत प्रसन्न हो जाता है और जैसे ही वह लोमड़ी को अपना गीत सुनाने के लिए अपने चोंच को जो है खोलता है वैसे ही उसके चोंच से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और लोमड़ी रोटी को लेकर के चट कर जाती है और अंत में कौवा बहुत पछताता है। इसके बाद फिर लालची बिल्ली और बंदर की कहानी। इस कहानी से भी आप परिचित हैं कि दो बिल्लियां रहती हैं, एक काली और एक भूरी। दोनों बिल्ली कहीं से एक रोटी का टुकड़ा पाती हैं। काली बिल्ली कहती है मैं खाऊंगी, भूरी बिल्ली कहती है मैं खाऊंगी। इस तरह से दोनों में विवाद बढ़ता जाता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए वे ढूंढने लगती हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी इस समस्या का समाधान कर दे। इसी बीच उसे एक बंदर दिखाई देता है। दोनों बिल्लियां उस बंदर के पास जाती हैं, उससे कहती हैं कि हम दोनों ने एक रोटी पाया है और ये रोटी मेरी है, ये कह रही है मेरी है, तो आप इस रोटी का समान रूप से बंटवारा कर दीजिए। बंदर इस बात को देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है और वह तराजू में रोटी के दो टुकड़ों को करके तोलने लगता है। जिधर रोटी का वजन ज़्यादा होता है उधर के रोटी के टुकड़े को तोड़ करके वह खा जाता है। इस तरह से क्रमशः वह पूरी रोटियां खा जाता है और अंत में जो है बिल्लियां सिर्फ उसका मुख ही देखती रहती हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह से आपने इस कहानी को भी पढ़ा होगा। इसके बाद ये भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी है। इसमें उस समय का वर्णन है जब इंद्र कुपित होकर के, चूंकि कृष्ण के कहने पर गोकुल धाम के लोग इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगते हैं, जिससे इंद्रदेव कुपित हो जाते हैं, भयंकर वर्षा करते हैं और खूब तूफान आंधी भी उस समय आती है। तो गोकुल वासियों की रक्षा के लिए और इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण गोकुल धाम के निवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास ले जाते हैं और अपनी लीला के माध्यम से गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा करके धारण करते हैं और जितने भी गोकुलवासी हैं सब उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं, जिससे इंद्र के क्रोध से, इंद्र के प्रकोप से संपूर्ण गोकुलवासियों के प्राणों की रक्षा होती है और अंत में इंद्र का घमंड टूट जाता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के माध्यम से गोकुलवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा करते हैं। इसके बाद बुद्धिमान बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। इस कहानी से भी आप भली भांति परिचित हैं कि जामुन का एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक बंदर निवास करता था और उसमें जामुन के फल बहुत मीठे मीठे और स्वादिष्ट लगे थे।
वह उन फलों को खाता था और खाने के बाद कुछ फलों को वह नीचे गिरा देता था। चूँकि जो जामुन का पेड़ था वह नदी के किनारे था और उसी नदी में एक मगर रहता था। तो वह मगर आता था, वह भी जामुन के फलों को बड़े चाव से खाता था। तो इस तरह से बंदर और मगर की धीरे धीरे क्रमशः दोस्ती हो जाती है और मगर उन जामुन के फलों को ले जा करके अपनी पत्नी मगरी को भी खिलाता था। तो मगरी जब उस जामुन के फल को खाती थी तो वह खाने पर बहुत प्रसन्न होती थी। उसने एक दिन कहा कि जब जामुन के फल इतने मीठे हैं तो जामुन के इस फल को खाने वाला जो तुम्हारा मित्र बंदर है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तुम एक दिन उसे जो है यहाँ पर बहला फुसला के ले आओ और फिर हम लोग उसके कलेजे को खाएंगे। तो मगर चूंकि इस पर वह तैयार नहीं होता है, लेकिन पत्नी की जिद के कारण उसे यह स्वीकार करना पड़ता है, मानना पड़ता है और वह बंदर के पास जाता है और उसे अपने घर में निमंत्रण के लिए कहता है। बंदर अपने मित्र मगर के निमंत्रण को स्वीकार करता है और वह मगर की पीठ पर बैठ जाता है। मगर जब बीच रास्ते में जाता है तो वह कहता है कि मित्र, मेरी पत्नी ने आपका कलेजा मंगाया है खाने के लिए और जो है वह चाहती हैं। तो इस पर बंदर कहता है कि अरे मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा कलेजा तो वृक्ष की डाल पर टंगा हुआ है, तुम मुझे वापस ले चलो, मैं तुरंत अपना कलेजा वहाँ से उतार करके फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। मगर तुरंत वापस आता है। बंदर तुरंत जैसे ही पेड़ के समीप पहुँचता है वह वृक्ष पर चढ़ जाता है। वह कहता है, अरे मूर्ख, कहीं किसी भी जीव का कलेजा उससे अलग होता है? तुम जाओ, तुमने जो है मित्रता के नाम पर मुझे धोखा देने का प्रयास किया। तो इस तरह से इस कहानी का वर्णन हम ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से एक घमंडी हाथी और चींटी की कहानी है, हंस और मूर्ख कछुआ की कहानी है, मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी की कहानी है, सारस और लोमड़ी के दावत से संबंधित कहानी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इन चित्रों के माध्यम से इस कहानी को आराम से, सरलता से और सहजता से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित लघु कथा लेखन से संबंधित प्रश्नों के विषय में भी अध्ययन किया। इसके विषय में, इसके विधियों के विषय में, लघु कथा लेखन लिखते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इत्यादि बातों के विषय में अध्ययन किया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अपनों की भाषा, सपनों की भाषा हमारी हिंदी भाषा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।